नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करूंगा जिस मुद्दे को हो सकता है कई लोग न लाइक करें, लेकिन बहरहाल जो सच्चाइयाँ हैं या जो शत्रु की भी जो अच्छाई है उसको मानना चाहिए और कहीं न कहीं अमल में लाना चाहिए। बात शुरू करने के पहले मैं एक किस्सा बताऊंगा। एक पत्रकार ने एक बार महात्मा गांधी से पूछा कि आपने अहिंसक आंदोलन क्यों चलाया स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, क्योंकि उस समय के दौर में जो उपनिवेशवाद का दौर था उसमें तमाम जगह तमाम देशों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था और ज़्यादातर संघर्ष हिंसक था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं दरअसल इस बात को लेकर के कतई मुतमईन हूँ कि अंग्रेज़ जो है वो कानून के शासन में विश्वास करते हैं और जो कानून वो बनाते हैं उसको लेकर के वो कॉन्शियस रहते हैं। इसलिए मुझे मालूम है कि अंग्रेज़ कानून के शासन में विश्वास करने की वजह से हमको स्वतंत्रता दे देंगे और कानून सम्मत तरीक़ों से दे देंगे, इसलिए मैं अहिंसक आंदोलन में विश्वास करता हूँ। बात आई गई हो गई। अब मैं इस पे आऊँगा। अब इस किस्से के बाद मैं बताऊँगा कि कैसे महात्मा गांधी सही थे। विषय बड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए कुछ उदाहरण दूंगा। अंग्रेज़ जब आए तो अंग्रेज़ों के आने के बाद से और अंग्रेज़ों के जाने, यानी मोटे तौर पर ये मान लीजिए कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान के ऊपर प्रभावी होने शुरू हुए 1757 प्लासी की लड़ाई में, और 1857 में जो दूसरी लड़ाई हुई उसमें एक तरीके से उनके जो कार्यकलाप थे उसके थोड़ा मामला विपरीत हुआ और 1947 में तो खैर वो चले गए। तब भी मोटे तौर पर मान सकते हैं कि भारत पर उन्होंने पूरा 200 साल शासन किया। इस पूरे कालखंड में अगर आप कुछ उदाहरण देखें तो देखिए कि उन्होंने जो भी नो डाउट वो उपनिवेशवाद के उस दौर में अपने देश के हितों की रक्षा के लिए आए थे और हिंदुस्तान से हिंदुस्तान की समृद्धि को ले जाकर के अपने देश को समृद्ध करने ही वो आए थे। इससे उन्होंने कभी मना भी नहीं किया और खैर इससे मना करना संभव ही नहीं था क्योंकि ये बात सभी जानते थे। और उपनिवेशवाद के उस दौर में तमाम यूरोपियन देश जो थे वो दूसरे एशिया और अफ्रीका के देशों में जाकर के लूट पाट के इरादे से अपना काम कर रहे थे। लेकिन उनके तरीके इंग्लैंड के और जो बाकी यूरोप के जो बाकी जो देश थे उनके तरीक़ों में बहुत मूलभूत फर्क था। इंग्लैंड का तरीका कहीं न कहीं यथासंभव शांतिपूर्ण और सभ्यता मूलक था, लेकिन उनके जो बाकी देश थे यूरोप के उनका सबका अपने अपने उपनिवेश में तरीका बहुत बर्बर हुआ करता था। मैं उन देशों की बात तो खैर फिर कभी बताऊंगा। आपने केवल मैं हिंदुस्तान और अंग्रेज़ों की बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप इतिहास को उठा करके देख लिए कि नो डाउट हिंदुस्तान पर शासन करना उनका उद्देश्य था और उसको उन्होंने कभी छिपाया भी नहीं। लेकिन जिस भी राजा को उन्होंने पदस्थ किया उस राजा को उन्होंने मारा नहीं, वहाँ से कहा कि तुम यहाँ से हटो, कहीं और जा करके रहो और अपने जीवन यापन के लिए एक अच्छी खासी पेंशन लो। इस चीज़ का उन लोगों ने यथासंभव पालन किया। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा कि जैसे 1857 की जो लड़ाई हुई उस लड़ाई में, और वो बड़ा ही एक दुखद लड़ाई थी, बाद के दिनों में अंग्रेज़ों ने इसको माना भी। उस लड़ाई में जो नुकसान जब हुआ तो उस नुकसान की भरपाई के लिए भी उन्होंने यथासंभव लोगों की जो जागीरें थी उनको वापस किया और सारी बातें की। और यहाँ लखनऊ में जो मतलब एक तरीके से उस 1857 की जो लड़ाई थी उस लड़ाई का जो एक तरीके से केंद्र बिंदु था वो अवध और लखनऊ था, जिसमें वहाँ की लखनऊ की या अवध की कह लीजिए नवाबी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। बाद के दिनों में जब उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि बड़ी गलती हो गई तो उन्होंने बाकायदा, आप लखनऊ में जो लोग जाते हैं इस बात को कम जानते होंगे, बाकी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकायदा एक पिक्चर गैलरी बनवाई उन्होंने अंग्रेज़ों ने और उसमें अवध के 10 नवाबों के कद्दे आज़म पोर्ट्रेट उन्होंने लगा दिए। भैया लीजिए नवाबी मैंने हम लोगों ने ख़त्म की, आपके नवाबों को फिर आप यहाँ देख सकते हैं। और मैंने जैसा बताया कि अवध में जो 1857 की लड़ाई में जो बर्बादी हुई उस बर्बादी को पूरी तरीके से तो उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं मिटा सकते, लेकिन प्रायश्चित स्वरूप हम कुछ काम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने यहाँ लखनऊ का मेडिकल कॉलेज बनवाया, लखनऊ की यूनिवर्सिटी बनाई और चारबाग स्टेशन बनवाया और भी तमाम इमारतें बनवाई, जिनका वास्तुशिल्प मिला जो कि बनवाई तो अंग्रेज़ों ने थी, लेकिन उनका वास्तुशिल्प
मोटे तौर पर अवधि था। अगर ये न बताया जाए कि इसको अंग्रेज़ों ने बनवाया, तो आदमी यही समझेगा कि ये भी नवाबों के ज़माने की इमारतें हैं। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ यूनिवर्सिटी को ही आप देख लीजिए, वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई है, लेकिन उसका पूरा वास्तुशिल्प जो है अवध का वास्तुशिल्प है। ये अंग्रेज़ों की एक अच्छाई थी जिसको मानना चाहिए। और एक चीज़ मैं यहाँ और बताना चाहूँगा, जिसका जिक्र अक्सर इतिहास में नहीं आता है, उतना ज़्यादा नहीं आता जितना आना चाहिए, कि इस 1757 में प्लासी की लड़ाई में जब सिराजुद्दौला हारा, तो उस समय भी अंग्रेज़ उसको मारने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उनका यह मानना था कि इसको पेंशन देकर के बंगाल से अलग करो, जो कालांतर में उन्होंने और भी नवाबों के साथ किया। जैसे फॉर एग्जांपल अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको उन्होंने 12 लाख रुपए की पेंशन दे करके बटियाबुर्ज में रखा। टीपू सुल्तान जब मारे गए तो उनके लड़कों को उन्होंने ला करके वही कलकत्ता में टालीगंज में रखा, बहुत बड़े महल में, और उनको भी एक मोटी पेंशन दी गई। और तो और मानिए जो छोटे छोटे जो सत्ता संघर्ष होते थे, जैसे असफुद्दौला के मरने के बाद उनके लड़के वजीर अली नवाब बने, जिनको किन्हीं वजहों से 4 महीने बाद ही बेदखल किया गया। तो अंग्रेज़ों ने जो सेटलमेंट किया उसमें उनको भी 1.5 लाख रुपए सालाना की पेंशन का जिक्र था कि आप 1.5 लाख रुपए सालाना की पेंशन लीजिए और जहाँ चाहिए आराम से रहिए, नवाब कोई और होगा। और उस ज़माने में 1.5 लाख रुपए की पेंशन मामूली पेंशन नहीं होती थी, ठीक ठाक पेंशन होती थी। वाजिद अली शाह को तो खैर उन्होंने बहुत मोटी पेंशन दी। और जो मैं बता रहा था कि सिराजुद्दौला को जब लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने एक जगह पर बंदी बनाया, तो क्लाइव ने कहा कि हम क्लाइव फिर दूसरी लड़ाई में चला गया। उसने कहा कि हम आके फिर इनका बंदोबस्त करते हैं। उस समय मीर जाफ़र का लड़का जो मीरन था, उसने सिराजुद्दौला को मार डाला। अंग्रेज़ सिराजुद्दौला को मार डालने के पक्ष में कहीं नहीं थे। अंग्रेज़ों का ये मानना था कि राजा सॉवरेन होता है, सब मतलब संप्रभु होता है, और हम उसको रिप्लेस तो कर सकते हैं, उसको मारने का राइट हमें भी नहीं है। अंग्रेज इस तरीके के कानूनों में विश्वास करते थे और अंत में उन्होंने इस पर अमल भी किया। और हाँ, टीपू सुल्तान ज़रूर एक अपवाद उसके कहे जाते हैं, लेकिन ये कि टीपू सुल्तान जो थे वो एक तरीके से लड़ाई में खुद ही लड़ने के लिए निकल आए। तो सैनिकों की भीड़ में कहाँ पता चलता कि कौन लड़ा, कौन सामान्य सैनिक है, कौन टीपू सुल्तान है। उसी धोखे में टीपू सुल्तान मारे गए और कहीं ना कहीं उनके लोगों ने बेगद्दारी की, ये भी एक सच है। यहाँ तक कि पेशवा को जब उन्होंने हराया, तो पेशवा जो आखिरी पेशवा था उसको भी उन्होंने 8 लाख रुपए की सालाना पेंशन देकर के बिठूर में रखा, कहा कि तुम पूना से हटो और बिठूर में जाकर के रहो। ये सब चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि उपनिवेशवाद के उस दौर में इस प्रकट उद्देश्य के साथ कि हमको भारत पर शासन करना है, उसमें भी यथासंभव रक्तपात हुआ, काफ़ी हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरीके के सत्ता संघर्ष में रक्तपात होता भी है, लेकिन यथासंभव अंग्रेज़ों ने कम से कम रक्तपात किया, इस बात का क्रेडिट उनको देना चाहिए। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और अंत में मैं एक बात बता के मैं बात ख़त्म करूँगा कि अंग्रेज़ जो थे यहाँ, मैं इस बात बताऊँगा कि अंग्रेज़ एक अपने उस उपनिवेशवाद के दौर में भी जब भारत को स्वतंत्र करेंगे, तो उसकी शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए स्वतंत्र भारत की, इसको लेकर के भी सजग थे। और ये बात भी हम इसको बताना यहाँ पर उचित होगा कि भारत का जो संविधान है उसका मूल ड्राफ्ट 1935 में ही अंग्रेज़ों ने तैयार कर दिया था, जिसको बाद में संशोधित और परिवर्तित करके 1952 में लागू किया गया। तो उपनिवेशवाद के उस दौर में भी जहाँ तक संभव हुआ अंग्रेज़ों ने मानवोचित उदारता का परिचय दिया, इसका क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए। इतिहास में बहुत से दौर आते हैं जो बर्बर भी होते हैं, शांतिपूर्ण भी होते हैं और सही तरीके के होते हैं, लेकिन उसमें भी अगर कोई शासक सत्ता के अपने चरम में भी अगर मनुष्यता का परिचय देता है, तो उसको इसका इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको और भी ऐसे वीडियो देता रहूं। और हाँ, मैं फिर एक बार कहूँगा कि अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा खसोटा, वो तो ठीक है, वो आए ही इसी उद्देश्य से थे, लेकिन भारत को उनकी बहुत सारी देन भी है। हालांकि इसको कहना लोग बहुत आसान है कि वो उन्होंने सारी वो देन भी अपने फ़ायदे के लिए की, वो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया भी, इसको मानना चाहिए, ये अच्छी बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।